कंजंक्शन से संबंधित ये मेरा सेकंड वीडियो होने जा रहा है। फर्स्ट वीडियो में हमने एज को डिटेल से देखा कि इसका अर्थ क्या क्या होता है और किस तरह से दो सेंटेंसेस को आपस में हम जोड़ते हैं। अब इस वीडियो में हम दूसरे कंजंक्शंस को देखेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है और वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कंजंक्शन है एज, चूँकि एक छूट गया था, इस एक को हम देख लेते हैं। एज से संबंधित है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। अब देखिए कि बहुत बार हम देखते हैं या फिर हमें यूज़ करना होता है एज प्लस एडजेक्टिव, बीच में एक एडजेक्टिव आ जाता है और फिर उसके बाद से एज यूज़ किया जाता है। इसका अर्थ होता है उतना और फिर उसके बाद से एडजेक्टिव अर्थ देता है अपना और फिर उसके बाद ये अर्थ देता है, दूसरा वाला जो एज है ये अर्थ देता है जितना का। जैसे देखिए कि अगर हमें कहना हो कोयले जितना काला, यानी उतना काला जितना कोयला, तो अब देखिए काला जो है यह एडजेक्टिव है, यह दोनों एज के बीच में आ जाएगा। मीन्स एज ब्लैक एज कोल, यानी उतना काला जितना कोयला, मीन्स कोयला जितना काला, यानी कोयले जैसा काला, ऐसे भी कह लीजिए। या फिर एक और देखिए एज रेड एज ब्लड, तो एज और फिर उसके बाद एडजेक्टिव यूज़ किया गया और फिर एज यूज़ किया गया, यानी उतना लाल जितना खून, एज रेड एज ब्लड, खून जैसा लाल, खून जितना लाल, ठीक है। एज कोल्ड एज आइस, यानी बर्फ़ जैसा ठंडा, राइट। तो एज के बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं और फिर एज इस्तेमाल करते हैं, फिर इसका अर्थ होता है उतना और फिर एडजेक्टिव का अर्थ और फिर होता है जितना, यानी पहले एज का अर्थ होता है उतना और दूसरे अर्थ एज का अर्थ होता है जितना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंजंक्शन है एंड। एंड का अर्थ होता है और कह लीजिए या फिर तथा कह लीजिए। इससे हम दो पैरेलल थॉट्स को जोड़ते हैं। देखिए दो ऐसे थॉट्स होंगे जिनमें विरोधाभास नहीं होगा, इनमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मेन रूल द वर्ल्ड एंड वीमेन रूल मैन, यानी पुरुष जो है वह संसार पे राज्य करता है और औरतें पुरुष पर राज करती हैं, ठीक है। 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। बहुत जगहों पर आपको मेक के बजाय मेक्स दिखाई देगा, सिंगुलर इसको बना दिया जाता है। तो अब देखिए जबकि ये तथ्य आता है 2 and 2 makes 4, ये भी सही है। 2 and 2 make 4, ये दोनों सही है, दोनों यूज किया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, ही केम एंड सैट बिसाइड मी, यानी वह आकर मेरे बगल में बैठ गया, यानी वह आया और मेरे बगल में बैठ गया, ठीक है। तो दो पैरेलल थॉट्स को हम एंड से जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आल्दो। आल्दो का अर्थ होता है हालांकि या फिर यद्यपि। तो पीछे हमने देखा एंड की सहायता से हमने पैरेलल थॉट्स को जोड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आल्दो की सहायता से हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स को जोड़ते हैं, यानी दो ऐसी चीज़ों को हम जोड़ते हैं जिनमें विरोधाभास हो, कंट्राडिक्शन हो। जैसे ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली आल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, यानी वह 4 भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकता है, हालांकि वह कभी स्कूल नहीं गया। अब देखिए इन दोनों में विरोधाभास है, वह स्कूल कभी नहीं गया, ठीक है, लेकिन वो 4 भाषाएं बोल सकता है। इन दोनों में विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। तो ऐसे कंट्राडिक्शन वाले सेंटेंसेस को आपस में हम जोड़ने के लिए आल्दो का यूज़ करते हैं। इस आल्दो का अर्थ होता है हालांकि या फिर यद्यपि। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही डिडंट वेट फॉर मी आल्दो आई टोल्ड हिम टू डू, यानी उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया हालांकि मैंने कहा था, ठीक है। तो कहा तो था, अब विरोधाभास इसमें यह है कि उसने इंतज़ार नहीं किया। तो दो कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, दो क्लासेस को आपस में जोड़ने का काम करता है जिनमें कंट्राडिक्शन हो, विरोधाभास हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो है नो सूनर डॉट 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 दैन। इसका अर्थ होता है ज्यों ही या फिर जैसे ही, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें हम दो क्लाजेज को जोड़ते हैं, जिसमें एक क्लाज समय के बारे में बताता है और जो दूसरा क्लाज है वो काम के बारे में बताता है, ठीक है।
यानी समय वाले क्लास से पहले हम नो सूनर का यूज़ करते हैं और काम वाले क्लास के पहले हम देन यूज़ करते हैं, यानी देन से शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा आपको कि नो सूनर शुरू में यूज़ किया जाता है और इसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रेजेंट में है वो होगा तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू या डज होगा, पास्ट में होगा तो डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से मेन वर्ब आता है, इसके बाद से अदर वर्ड्स आती हैं और फिर उसके बाद से जिस काम की हम बात करते हैं उस काम को शुरू करने से पहले हम देन यूज़ करते हैं। फिर दूसरे सेंटेंस, दूसरे क्लास को हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के रूप में। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, नो सूनर डिड द टीचर गो आउट देन द बॉयज़ बिगन टू मेक अ नॉइज़। ठीक है, यानी अध्यापक के बाहर जाते ही, यानी जैसे ही अध्यापक बाहर गए बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए काम क्या हुआ, शोर करने का। देखिए ये देन से शुरू हुआ है, यह सेंटेंस देन से शुरू हुआ है, देन बॉयज़ बिगन टू मेक अ नॉइज़। ठीक है, और कब उन्होंने यह काम करना शुरू किया, नो सूनर डिड द टीचर गो आउट, यानी टीचर के बाहर जाते ही, यह समय बता रहा है। तो समय के पहले हमने नो सूनर यूज़ किया है और जो काम हुआ उसके पहले हमने देन का यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल देखिए कि नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे, यानी मुझे देखते ही वह भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए बड़ी सावधानी से नो सूनर देन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है बिकॉज़। बिकॉज़ का अर्थ होता है क्योंकि। ठीक है, तो ये दो क्लासेस को जोड़ता है जिसमें एक क्लास जो है वह कारण बताता है, वजह बताएगा, रीज़न बताएगा और दूसरा क्लास परिणाम बताएगा। तो जो क्लास रीज़न बताता है उसके पहले हम बिकॉज़ का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ही डिडंट कम बिकॉज ही वॉज इल। ही डिडंट कम बिकॉज ही वॉज इल, यानी वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो कारण क्या है, बीमार होना। परिणाम क्या हुआ, वह नहीं आया, ये परिणाम है। ठीक है, तो कारण से ठीक पहले हमने बिकॉज का यूज़ कर दिया। आप देखें कि दोनों क्लासेस का जो टेंस है वह सेम है, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसका हमें ध्यान रखना होगा कि अगर मेन क्लास यानी परिणाम बताने वाला क्लास पास्ट में है तो इसके साथ दूसरा क्लास भी पास्ट में होना चाहिए, हिंदी में चाहे जो भी इसका अर्थ निकले। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन नॉट कम विद यू बिकॉज आई हैव नो टाइम, यानी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है के पहले। ठीक है, तो के पहले यह जोड़ेगा काम को और टाइम को, यानी समय को और काम को आपस में जोड़ेगा। और टाइम क्लास से ठीक पहले हम बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचो। राइट, तो अब देखिए कि काम क्या करो, सोचने का काम करो, थिंक सोचो। और कब सोचो, समय क्या है, बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, ये समय है। तो समय से पहले हमने बिफोर का यूज़ किया। बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। वी गॉट होम बिफोर इट वॉज डार्क, यानी अंधेरा होने से पहले हम घर पहुंच गए। ठीक है, तो हम घर पहुँचे, कब पहुँचे, तो अंधेरा होने से पहले। तो अंधेरा होने से पहले, इसके पहले हमने बिफोर का यूज़ किया। इट वॉज डार्क, बिफोर इट वॉज डार्क। ठीक है, तो समय से ठीक पहले हमने बिफोर का यूज़ कर दिया। और यही काम हम आफ्टर के साथ करते हैं। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। ठीक है, तो के बाद यानी पहले काम, फिर आफ्टर, फिर उसके बाद से समय बताने वाला क्लास। ही केम आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर, यानी मीटिंग ख़त्म होने के बाद वह आया। ठीक है, तो वह आया, यह काम हुआ। और कब आया, तो आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर, मीटिंग ख़त्म होने के बाद। ठीक है, ये समय बता रहा है। तो समय के ठीक पहले हमने आफ्टर का यूज़ किया। एक और देखिए एग्जाम्पल, वी वेंट होम आफ्टर इट स्टॉप्ड रेनिंग, यानी बारिश बंद होने के बाद हम घर चले गए। तो काम क्या हुआ, घर जाने का। और कब यह काम हुआ, बारिश बंद होने के बाद। तो अब देखिए, बारिश बंद होने के बाद इसको हमने आफ्टर से शुरू किया, आफ्टर इट स्टॉप्ड रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट
कंजंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, ये पेयर में ही यूज़ होते हैं। नॉट ओनली का अर्थ होता है न केवल, बट आल्सो का अर्थ होता है बल्कि भी। ठीक है, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है। ध्यान रखें कि नॉट ओनली के ठीक बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बट आल्सो के बाद भी आना चाहिए। एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, जैसे देखिए ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच, यानी वह न केवल अंग्रेजी बल्कि फ्रेंच भी बोल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप देखें यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यहाँ पर नॉट ओनली के बाद इंग्लिश आया है और बट आल्सो के बाद फ्रेंच आया है, जो कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। एक और एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट आल्सो टीचर्स वो एब्सेंट, यानी न केवल छात्र बल्कि अध्यापक भी अनुपस्थित थे। तो इस चीज़ का ध्यान यहाँ पर भी रखा गया है। तो नॉट ओनली मीन्स न केवल, बट आल्सो मीन्स बल्कि भी, दोनों साथ साथ यूज़ होते हैं। आगे देखते हैं इसी तरह का एक कंजंक्शन ईदर आर। तो ईदर आर, इसको आइदर और भी पढ़ते हैं या फिर ईदर और भी पढ़ते हैं। ईदर का अर्थ होता है या तो, और आर का अर्थ होता है या। ठीक है, यानी बात हम दो चीज़ों की करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा मतलब उनमें से किसी एक चीज़ से होगा। ठीक है, जैसे वह या तो फ़ोन करेगा या आएगा। ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक ही काम करेगा। काम तो दो होने हैं, लेकिन होगा वास्तव में एक ही, या तो आएगा या फिर फ़ोन करेगा। राइट, जैसे ही विल ईदर कॉल मी और कम, ही विल ईदर कॉल मी और कम, वह या तो मुझे फ़ोन करेगा या फिर आएगा। कोई काम एक ही होना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, ही बॉट ईदर अ हाउस और अ फ्लैट, ही बॉट ईदर अ हाउस और अ फ्लैट, यानी उसने या तो एक घर खरीदा या एक फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि ईदर के ठीक बाद वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए जो कि आर के बाद आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसी तरह का एक कंजंक्शन नीदर नॉर या फिर नाइदर नॉर। नीदर नॉर का अर्थ होता है न तो न ही, मीन्स न तो यह न ही वह। ठीक है, बात दो चीज़ों की होगी और दोनों में से कोई नहीं। जैसे वह न तो आया न मुझे फ़ोन किया। ठीक है, काम दोनों ही नहीं हुए, न तो ये हुआ न तो वो हुआ। वह न तो आया न मुझे फ़ोन किया, मीन्स ही नीदर केम नॉर कॉल मी, ही नीदर केम नॉर कॉल मी। एक और एग्जांपल देखिए, ही नीदर एट नॉर ड्रैंक, ही नीदर एट नॉर ड्रैंक, यानी वह न तो खाया न पिया, यानी खाया भी नहीं और पिया भी नहीं। राइट, एक और एग्जांपल देखिए, नीदर ही नॉर हिज सन्स वर एट होम, नीदर ही नॉर हिज सन्स वर एट होम, यानी न ही वह न ही उसके बेटे घर पर थे। ठीक है, अब देखिए कि नीदर नॉर से अगर आप सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है ही और हिज सन्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो नॉर के बाद सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हिज सन्स प्लूरल है तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने वर लगाया हुआ है। यही बात हम ईदर आर के साथ भी करते हैं, यही ध्यान ईदर आर के साथ भी रखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं इफ़। तो इफ़ का अर्थ आप जानते हैं, इफ़ का अर्थ होता है अगर। ठीक है, यह दो क्लासेस को जोड़ता है जिसमें से एक शर्त बताता है और दूसरा परिणाम बताता है। शर्त को हम इफ़ से शुरू करते हैं, जैसे इफ़ ही कम्स, इफ़ ही कम्स यानी अगर वह आता है। आस्क हिम टू वेट, तो उसको इंतज़ार करने के लिए बोलो। ठीक है, तो परिणाम क्या होगा कि इंतज़ार करने के लिए बोला जाएगा, और शर्त क्या है, अगर वह आता है तो, ये शर्त है। तो एक शर्त और दूसरा परिणाम, इसको जोड़ता है शर्त के ठीक पहले हम इफ़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ का अर्थ होता है तो क्या। जैसे बहुत सारे हमें सेंटेंस मिलते हैं जिसमें तो क्या होता है, कि जैसे हम कहते हैं यार अगर यह योजना असफल हुई तो क्या, अगर वह नहीं आया तो फिर क्या हम करेंगे। ठीक है, या फिर अगर समय से काम नहीं ख़त्म हुआ तो फिर क्या,
ठीक है। तो इस तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट इफ। जैसे व्हाट इफ दिस प्लान फेल्स, व्हाट इफ दिस प्लान फेल्स, यानी अगर योजना असफल हुई तो, अगर यह योजना असफल हुई तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल मीन्स हो सके तो, मीन्स अगर संभव हो तो। जैसे इफ़ पॉसिबल कम ऑन संडे, यानी हो सके तो कल आओ, यानी संभव हो तो कल आओ। राइट, तो संभव हो या फिर हो सके तो, संभव हो तो कल आओ, हो सके तो कल आओ। राइट। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ नेसेसरी। इफ़ नेसेसरी मीन्स ज़रूरी हो तो या फिर ज़रूरी हुआ तो। इफ़ नेसेसरी आई विल कम, यानी ज़रूरी हुआ तो मैं आऊँगा, नहीं ज़रूरी है तो फिर कोई बात नहीं, ज़रूरी अगर हुआ तो मैं आऊँगा। इफ़ नेसेसरी आई विल कम। राइट। इफ़ का अर्थ कि क्या भी होता है। देखिए किस कंडीशन में होता है। आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी। आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी, यानी उससे पूछो कि क्या वह तैयार है। यहाँ पर कि क्या की इंग्लिश इफ़ होगी। उससे पूछो कि क्या वह तैयार है। एक एग्जाम्पल और देखिए, सी इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके। सी इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, यानी देखो कि क्या सब ठीक ठाक है। देखो कि क्या सब ठीक ठाक है। तो इस की क्या की इंग्लिश होती है इफ़। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।